हेलो सीए वॉरियर्स, कैसे हो आप सब? फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक सुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक। बट देखो स्टूडेंट्स, इस वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम हर टॉपिक के डिटेल में घुसें, बल्कि ये समझें कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है और क्या याद रखना है स्मार्टली बट नॉट हार्डली। ये वीडियो आपको एक क्रिस्प और समराइज्ड रिवीजन देगा ताकि ये बुक आपके लिए एक सेल्फ स्टडी पार्टनर बन जाए। और मुझे फुल कॉन्फिडेंस है इस चैप्टर के बाद आप कोई भी एमसीक्यू एग्जाम में इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चलो, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर रिवीजन। और हाँ, अगर ये नोट्स यूजफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। हेलो स्टूडेंट, एक सिंपल सवाल से स्टार्ट करते हैं गाइस। नाउ सवाल ये है, अगर आरबीआई आज इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट करे तो क्या वो पैसा फाइनल मनी सप्लाई हो सकता है? हाँ, गजब का सवाल है ना गाइस। तो आंसर है नो, क्योंकि इकोनॉमी में पैसा सिर्फ आरबीआई से नहीं आता, बैंक और पब्लिक बिहेवियर से भी पैसा मल्टीप्लाई होता है। मंत्र याद रखो गाइस, मनी सप्लाई सिर्फ आरबीआई का डिसीजन नहीं होता, ये आरबीआई प्लस बैंक प्लस पब्लिक के बिहेवियर का रिजल्ट होता है। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। दैट इज यूनिट 2, कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। यस, इसमें हम बात करेंगे कि कंट्री में, देश में पैसों की सप्लाई कैसे होती है, कैसे गवर्नमेंट या आरबीआई जब जरूरत होती है तो पैसों की सप्लाई बढ़ा सकते हैं, और कैसे पैसों की सप्लाई को कम किया जा सकता है जब जरूरत ना हो। गाइस, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज आप इसमें रियल मनी के बारे में समझ पाएंगे। ओ, और ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ को गजब टच करेगा। तो पहला कंसेप्ट है कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। सबसे पहले मनी सप्लाई का मतलब समझो, व्हाट इट मींस। तो मनी सप्लाई का मतलब होता है इकोनॉमी में पब्लिक के पास अवेलेबल टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी। पब्लिक के पास टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी। यहां दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला टोटल क्वांटिटी और दूसरा पब्लिक। पब्लिक का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? तो फ्रेंड्स, पब्लिक में इंक्लूड होते हैं ऑल इकोनॉमिक यूनिट्स, दैट इज हाउसहोल्ड, फर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस, quasi government institutions, non banking financial institutions, non departmental public sector undertaking, foreign central banks and foreign governments, और international institution जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक एक्सेट्रा। ये सब पब्लिक वर्ड में इंक्लूड होते हैं। तो पब्लिक वर्ड में इंक्लूड कौन नहीं होते? तो पब्लिक वर्ड में एक्सक्लूड, इन्हें पब्लिक नहीं माना जाता, वो है गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज, और बैंकिंग सिस्टम मतलब आरबीआई और ऑल बैंक्स। नाउ इसको कैसे याद रखेंगे? अब सवाल ये है नाउ कि इनको एक्सक्लूड क्यों किया गया है, क्योंकि गाइस, गवर्नमेंट और बैंक प्रोड्यूसर ऑफ मनी होते हैं और पब्लिक यूजर्स ऑफ मनी होते हैं। तो मनी सप्लाई हमेशा पब्लिक के पर्सपेक्टिव से मेजर किया जाता है। तो पब्लिक मतलब यूजर ऑफ मनी। ना इसको याद रखना बड़ा आसान है गाइस। इसको ऐसे याद मत रखो कि पब्लिक में इंक्लूड कौन होता है, इसे ऐसे याद रखो कि गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम को छोड़कर बाकी सब पब्लिक माने जाते हैं, है ना? तो यस, अब सवाल यह है सोर्सेज ऑफ मनी सप्लाई। जब आपको मनी सप्लाई का मतलब समझ गया है, टोटल क्वांटिटी अवेलेबल विद पब्लिक, तो अब सवाल यह है कि मनी सप्लाई का सोर्स क्या है, कहां से आता है ये पैसा। नाउ मनी सप्लाई के दो ब्रॉड सोर्सेज होते हैं। एक होता है हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी, व्हाट डज इट मींस? हाई पावर्ड मनी वो मनी होता है जो डायरेक्टली सेंट्रल अथॉरिटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या आरबीआई इश्यू करती है। ओके, यस,
सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ ऑल कंट्रीज एम्पावर्ड। जैसे इंडिया में आरबीआई को अथॉरिटी है, तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आरबीआई इशू करती है, मतलब ये रियल मनी है, एक्चुअल मनी है, पेपर मनी है जो आप पॉकेट में रख के घूमते हैं। ओके, नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड हाई पावर्ड। अब सवाल ये है कि इसे हाई पावर्ड क्यों कहते हैं गाइस? क्योंकि ये बाकी सब फॉर्म्स ऑफ मनी का बेस होता है। ओ यस, मतलब इसी से क्रेडिट मनी क्रिएट होता है। हाई पावर्ड मनी सारे मनी का सोर्सेज है ना। अगर हाई पावर्ड मनी नहीं होगा तो मल्टीप्लाई भी नहीं होगा ना, ठीक है, क्रेडिट मनी भी क्रिएट नहीं होगा। इसे इसलिए कहा जाता है कि हाई पावर्ड मनी इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल द टाइप ऑफ मनी। मतलब हाई पावर्ड मनी इज इक्वल टू सोर्सेज ऑफ ऑल मनी। एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं, फिएट मनी और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी हमारे इंडिया में हाई पावर्ड मनी है। फिएट मनी का मतलब है जो कॉइन्स आप यूज करते हो, जो पेपर करेंसी आप यूज करते हो, और सीवीडीसी, अब एक नई करेंसी इंडिया में आ चुकी है, ई रूपी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। यस, वो डिजिटल रूपी है जो भी हाई पावर्ड मनी है क्योंकि वो आरबीआई ने इशू किया है। ओके, हाई पावर्ड मनी बढ़ने से बैंक के पास ज्यादा रिजर्व्स आते हैं, क्रेडिट क्रिएशन बढ़ता है, और फाइनल मनी सप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाती है। तो हाई पावर्ड मनी सारे मनी का सोर्सेज है। ओके, अब आ जाओ दूसरे टाइप ऑफ मनी, क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी क्या होता है गाइस? क्रेडिट मनी वो मनी है जो कमर्शियल बैंक क्रिएट करते हैं, जो आरबीआई क्रिएट नहीं करता ना। मनी क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड क्रेडिट मनी। ये कैसे क्रिएट होती है? नाउ बैंक पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और उनका ही पैसा उन्हीं को लोन प्रोवाइड करता है, मतलब रोलिंग ऑफ मनी। ओके, तभी तो गाइस ऐसा कहते हैं कि मार्केट में अगर आरबीआई ने 100 रुपए इशू किए हैं तो मार्केट में मल्टीप्लाई होकर 1000 रुपीज होता है। अभी 1000 रुपीज, 100 रुपए 1000 रुपीज कैसे हो जाते हैं? इसमें से 100 रुपए तो ओरिजिनल मनी है और बाकी के 900 रुपीज लोन क्रिएट किया गया है। इसे कहते हैं क्रेडिट मनी। ये रियल मनी नहीं है, बस मल्टीप्लाई होता है, पैसा रोलिंग होता है, सबको फीलिंग आती है कि उनके पास पैसा है, लेकिन उनके पास खाली बुक एंट्रीज होती हैं, पैसा तो सिर्फ मार्केट में रोल होता है। ओ, तो क्रेडिट मनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि वो हाई पावर्ड मनी को मल्टीप्लाई करता है। इस प्रोसेस में डिपॉजिट भी मनी बन जाता है। यस, तो सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट में जो पैसे डिपॉजिट करते हैं वो भी मनी बन जाता है। ओके, तो वाई क्रेडिट इज इंपॉर्टेंट, अब ये भी पता होना चाहिए। क्योंकि गाइस क्रेडिट मनी इसलिए इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक का मैक्सिमम मनी सप्लाई क्रेडिट मनी होता है। देखो ना, हाई पावर्ड मनी तो सिर्फ मेरे एग्जांपल में 100 रुपीज है, लेकिन 100 रुपीज से 1000 रुपीज में कन्वर्ट हुआ तो 900 तो मेरा क्रेडिट मनी है ना। यस, क्योंकि इकोनॉमी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, उतना रियल मनी आप, आरबीआई कोई भी गवर्नमेंट प्रिंट नहीं कर सकती। तो इसलिए कहते हैं बैंक कैन क्रिएट अ क्रेडिट क्रिएशन। नाउ तो सर क्रेडिट मनी का इंपैक्ट क्या होता है? बहुत गजब का इंपैक्ट है गाइस। इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ते हैं, कंजम्पशन बढ़ता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा एक्सपांड होती है। तो गाइस नोट याद रखना, हाई पावर्ड मनी और क्रेडिट मनी ब्रॉडली कंस्टिट्यूट मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ मनी सप्लाई। तो जो आप जीपे यूज करते हो, फोन पे यूज करते हो, ऑनलाइन पेमेंट, वो सब क्रेडिट मनी है, रियल मनी नहीं। ओके, लेकिन जो आपने वॉलेट में पैसे रखे हैं वो हाई पावर्ड मनी है। ओ, अब आ जाओ थर्ड वैरायटी पे, मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को मेजर कैसे करते हैं ना? अगर मेजरमेंट नहीं होगा तो आरबीआई कभी ये डिसाइड नहीं कर पाएगा इंडिया में कि पैसे की कितनी शॉर्टेज है और कितना पैसा प्रिंट हुआ है। मेजरमेंट जरूरी है, अदरवाइज कभी भी प्लानिंग नहीं हो पाएगी। राइट, यस। तो गाइज पहली चीज तो एक असम्पशन ले लो कि क्वांटिटी ऑफ मनी एक मेजरेबल कॉन्सेप्ट है। मतलब ये बिलीव करो कि मनी को मेजर किया जा सकता है, मनी सप्लाई को काउंट किया जा सकता है। यस, और ये आरबीआई कर सकती है। लेकिन मनी सप्लाई को मेजर क्यों करना है? गाइस मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए बहुत सारे पर्पसेस हैं, डिफरेंट डेफिनेशंस यूज होते हैं, डिफरेंट पर्पसेस हैं। लेकिन मनी सप्लाई मेजर करने के फॉर्मूले और लेवल्स कंट्री टू कंट्री, टाइम टू टाइम और फॉर्म टू फॉर्म और पर्पस टू पर्पस वेरी करता है। ओके, इसलिए मनी सप्लाई को अलग अलग फॉर्म्स में मेजर किया जा सकता है। फाइन, लेकिन आज की तारीख में इंडिया में मनी सप्लाई
कौन मेजर करता है? तो सबसे पहले तो इंडिया में मनी सप्लाई मेजर करने वाला है सेंट्रल बैंक, वो है आरबीआई। और किसी को पावर नहीं है और कोई कर भी नहीं सकता, क्योंकि वही तो सप्लायर है, ओरिजिनल सोर्स वही है, हाई पावर्ड मनी वही प्रिंट करता है। तो आरबीआई ने मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए चार मेजर्स, चार लेवल दिए हैं, M1, M2, M3, M4। यस, अब सर ये लेवल्स क्यों हैं? गाइस, ये लिक्विडिटी के डिफरेंट डिग्रीज को शो करता है। हर लेवल डिफरेंट डिग्री ऑफ लिक्विडिटी को शो करता है। जैसे M1, M1 इज अ नैरो मनी, M1 इज अ नैरो मनी, मतलब M1 इज द मोस्ट लिक्विड एसेट। लिक्विड का मतलब है हार्ड मनी आपके पॉकेट में लेकर घूमना, जो तुरंत पैसों में कन्वर्ट हो जाए उसे लिक्विडिटी कहते हैं। जो जितना जल्दी पैसों में कन्वर्ट हो सकता है, वापस मनी के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, उसे लिक्विडिटी कहते हैं। और जिसको मनी में कन्वर्ट करने को टाइम लगता है, उसे लेस लिक्विड कहते हैं। तो M1 इज द मोस्ट लिक्विड, M2 उससे थोड़ा कम लिक्विड है, M3 उससे और थोड़ा कम है, और M4 एकदम ही कम लिक्विडिटी है। तो सबसे पहला लेवल मोस्ट लिक्विड एसेट। M1 में क्या क्या कंसेप्ट आते हैं, अब आपको ये फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे ना। M1 को नैरो मनी भी कहा गया है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ, इसमें टोटल मनी इंक्लूड नहीं हो रही, इसमें सिर्फ करेंसी इंक्लूड हो रही है, नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय पब्लिक, हार्ड कैश मनी और डिमांड डिपॉजिट्स विथ अ बैंकिंग सिस्टम, कासा। कासा का मतलब है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में जो पैसे डिपॉजिट्स है उसको भी हम ऐड करेंगे, और अदर डिपॉजिट्स विथ आरबीआई। जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तब बनेगा M1। ओके, M1 इज द हाईली लिक्विड एसेट। ये सबसे मोस्ट लिक्विड है क्योंकि हार्ड कैश है, आप तुरंत पेमेंट कर सकते हो किसी को भी। यस, राइट। अब ये लिक्विड क्यों है? इसका रीजन भी बहुत सिंपल है, इससे आप तुरंत ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, इसलिए M1 को हाईएस्ट लिक्विडिटी और नैरो मनी कहा गया है। फाइन। नाउ व्हाट इज अदर डिपॉजिट विद आरबीआई? अब ये अदर डिपॉजिट विद आरबीआई जो मैंने वर्ड यूज किया, ये है क्या? तो मैंने नोट नंबर 2 में लिख रखा है। इसमें आते हैं डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक विद आरबीआई, बराबर। नाउ बैलेंस इन द अकाउंट, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, deposits of quasi government institutions and other financial institutions, balance in the account of foreign central bank और governments, फॉरेन बैंकों के पास पैसा है जो आरबीआई के अदर डिपॉजिट विद आरबीआई में आएगा, इंटरनेशनल एजेंसीज के पास जो पैसा आरबीआई ने रखा है मेंबर रहने के लिए, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये डिपॉजिट जो आरबीआई ने दिए हैं, गवर्नमेंट ने दिए हैं, वो भी पब्लिक है, तो उनको भी ऐड किया जाएगा। ओके, समझे? यस। नाउ अब इसके बाद M2 देखो, M2 का क्या डेफिनेशन है? M2 डेफिनेशन में, M2 लेवल में M1 तो आएगा ही, मतलब पूरा M1 इंक्लूड होगा, प्लस एक चीज और ऐड होगी, सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट। अब आपको यह भी पता है कि पोस्ट ऑफिस भी बैंकिंग सर्विसेज देती है, तो पोस्ट ऑफिस के पास भी जो सेविंग अकाउंट है उसमें जो पैसा डिपॉजिट होगा वो भी, वो अगर आप ऐड कर दो M1 के साथ तो ये मनी लेवल 2 बन जाएगा। ओके, तो अगर कोई पूछे लॉजिक, गाइस पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट इजीली विड्रॉल होते हैं, इसलिए लिक्विडिटी ज्यादा होती है, बट बैंक के पास जो सेविंग अकाउंट है उससे कंपैरेटिवली कम, इसलिए इसको M2 पे रखा गया है। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन M1 एंड M2, तो गाइस याद रखना बड़ा आसान है, M1 और M2 में सिर्फ डिफरेंस है सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। ओके, नाउ M3 और कम लिक्विडिटी है, लेकिन इसे ब्रॉड मनी कहा गया है। यस, इट इज अ ब्रॉडर मनी। नाउ देखो, इंडिया का मोस्ट पॉपुलर मेजर है ये, इसमें M1 इंक्लूड होगा, बराबर, M1 विल बी इंक्लूडेड, और टाइम डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम भी ऐड करेंगे, मतलब M1 तो आएगा ही, साथ में बैंकिंग सिस्टम का टाइम डिपॉजिट भी ले लेंगे। टाइम डिपॉजिट मतलब फिक्स डिपॉजिट्स। M1 में सिर्फ सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट लिए गए थे बैंकों में डिपॉजिट किए हुए, अब अगर आप उसमें एफडी ऐड कर दो, फिक्स डिपॉजिट्स, तो ये M3 बन जाता है। ओके, जो मोस्ट पॉपुलर है। नाउ इसे शॉर्ट ब्रॉडर कहते हैं। M4 इज द ब्रॉडेस्ट मनी नाउ, बट इट इज द लेस लिक्विड एसेट। ये टोटल मनी का नाम है, इसलिए M4 को ब्रॉड मनी कहा गया है, एंड इट इज द लीस्ट लिक्विड आउट ऑफ द अबव। मैंने नोट 1 में लिख रखा है। नाउ अब M4 में जाने से पहले आप एक बार ये भी समझिए व्हाई M3 इज सो इंपॉर्टेंट। गाइस, आरबीआई मोस्टली M3 को ही मनी सप्लाई का इंडिकेटर मानता है,
एक्चुअली। और पॉलिसी एनालिसिस M3 पे ही बेस्ड होती हैं, बराबर। यस, क्योंकि ये पब्लिक का पैसा है। बट एफडी लेस लिक्विड है, ये आप तुरंत पैसों में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए उसको M3 में रखा गया। फिर M4 आई कैन से इट इज द लीस्ट लिक्विड। इसमें M3 तो आएगा ही, M3 का मतलब हो गया M1 भी आ गया, ठीक है, और टाइम डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम भी आ गया, प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन भी आ गया, एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। रीजन बिंग क्योंकि ये गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट होता है। तो आपको ये फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे एमसीक्यूज के लिए। तो M4 इज द लीस्ट लिक्विड एसेट। सर क्यों है? क्योंकि पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट इजीली विड्रॉल नहीं होती और लॉक इन पीरियड होता है, इसके लिए M4 इज द लीस्ट लिक्विड। आप एक टाइम तक उसे विड्रॉ नहीं कर सकते। फाइन। अब नेक्स्ट है डिटरमिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई किस बेसिस पे डिटरमाइन किया जाता है? जैसे आप डिटरमिनेंट्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हो, डिटरमिनेंट्स ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ चुके हो, वैसे ही डिटरमिनेंट्स ऑफ नाउ मनी सप्लाई भी होती है। व्हाट इज डिटरमिनेंट्स? देयर आर टू अल्टरनेटिव्स। मतलब ऐसे कौन से रीजंस हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मनी सप्लाई इंक्रीज भी हो सकती है देश में और मनी सप्लाई डिक्रीज भी हो सकती है। ओके, तो गाइस मनी सप्लाई को लेकर दो व्यूज हैं। फर्स्ट व्यू एक्सोजीनियस व्यू है। व्हाट डज इट मींस? इस व्यू के अकॉर्डिंग सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। तो मनी सप्लाई इज एक्सोजीनियसली डिटरमाइंड, ये अजम्पशन रहेगा बाय सेंट्रल बैंक। मतलब सेंट्रल बैंक कैन कंट्रोल मनी अवेलेबल इन द इकोनॉमी। मतलब सेंट्रल बैंक के पास मनी को कंट्रोल, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की ताकत है, पावर है। नाउ वो जब चाहे कंट्री में मनी सप्लाई को कम कर सकते हैं और जब चाहे मनी सप्लाई को बढ़ा सकते हैं, और ये फैक्ट है। तो हम इस टॉपिक को पढ़ने के लिए एक्सोजीनियसली डिटरमाइंड को यूज करेंगे। ये व्यू एग्जिस्ट क्यों करता है? क्लासिकल इकोनॉमिक्स मानते हैं सेंट्रल बैंक के पास फुल कंट्रोल होता है, बराबर। यस, और इसी को कंट्रोल करते हुए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसीज बनाता है। अगर मनी सप्लाई पे कंट्रोल नहीं होता तो मॉनेटरी पॉलिसीज बनती ही नहीं और इकोनॉमी को कंट्रोल कैसे करते? यस, तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। सेकेंड व्यू है किसी इकोनॉमिस्ट का कि मनी सप्लाई इज एंडोजीनियसली डिटरमाइंड। एंडोजीनियस व्यू कहते हैं इसे। ना अब सर ये एंडोजीनियस व्यू क्या है? इस व्यू के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि मनी सप्लाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज के साथ ऑटोमेटिकली चेंज होती है। मतलब इसे आरबीआई कंट्रोल नहीं करता, इसे मार्केट कंट्रोल करता है। और पब्लिक, मार्केट मतलब पब्लिक, जिनके बिहेवियर के हिसाब से मनी सप्लाई कम ज्यादा ऑटोमेटिकली होता रहेगा। मतलब ये बेलगाम घोड़ा हो सकता है, इस तरीके से देश नहीं चल पाएगा। नाउ अब ये क्यों एग्जिस्ट होती है और ये थियरीज क्यों है? गाइस, लोग लोन्स लेते हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, बैंक क्रेडिट क्रिएट होते हैं, तो इंपैक्ट क्या है? मनी सप्लाई डिमांड ड्रिवन हो जाती है। और जब डिमांड ड्रिवन मनी सप्लाई हो जाती है तो उसे एंडोजीनियस कहेंगे। और मनी सप्लाई का कंसेप्ट इस व्यू पे बेस्ड होगा। तो हम आगे देखेंगे मनी मल्टीप्लायर कंसेप्ट, जो इस थियरी एंडोजीनियस पे बेस्ड होगा कि डिमांड के बेसिस पे मनी मल्टीप्लाई होगा। देखेंगे ना आगे की थ्योरी में। अब आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ मनी मल्टीप्लायर। गाइस यही तो मनी मल्टीप्लायर का कंसेप्ट है जो अब हम देखने वाले हैं। इस चैप्टर का अगर सबसे थियोरेटिकल प्रैक्टिकल पार्ट है तो वो मनी मल्टीप्लायर। देखो नाम ही क्या है, मनी मल्टीप्लायर। क्या मतलब होता है इसका? तो देखो इंट्रोडक्शन। मनी मल्टीप्लायर अप्रोच को क्या कहते हैं? सबसे पहले मनी मल्टीप्लायर इस अप्रोच को डेवलप करने वाले हैं मिल्टन फ्राइडमैन और एना स्कॉट्स। ये थियरी 1963 में डेवलप की गई थी और बहुत ही प्रैक्टिकल है। आज की लाइफ में, आज के चीजों में, आज के मार्केट में हम मनी मल्टीप्लायर में जी रहे हैं। इस पे क्रेडिट मनी पे फोकस किया गया है। कंसेप्ट क्या है मनी मल्टीप्लायर का? गाइस मनी मल्टीप्लायर का मतलब होता है मॉनेटरी बेस में 1 रुपए के इंक्रीज होने से फाइनल मनी सप्लाई का 1 रुपए से ज्यादा बढ़ा देता है। मतलब कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट मनी एंड बाय गिविंग लोन्स। पहले ये कंसेप्ट को देख लो। अगर मार्केट में 1 रुपया आता है, मॉनेटरी बेस का मतलब हाई पावर्ड मनी, कॉज द मनी सप्लाई टू इंक्रीज बाय मोर देन 1 रुपी इज कॉल्ड मनी मल्टीप्लायर। मतलब अगर आरबीआई मार्केट में, कंट्री में 1 रुपया प्रिंट करता है
और वो 1 रुपया अगर 10 रुपए का रोल प्ले करने लग जाता है, वो 1 रुपए से ज्यादा का रोल प्ले करता है, तो इसे कहते हैं हमारा 1 रुपया 10 बार मल्टीप्लाई हुआ है, 10 टाइम्स, उसे मल्टीप्लायर कहते हैं। यस गाइस, और ये फैक्ट है। आप आज सुनते होंगे कि इंडिया इज 4 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो आपको क्या लगता है 4 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन इतना पैसा, 3 ट्रिलियन इतना पैसा क्या इंडियन आरबीआई ने प्रिंट किया है? नहीं, आरबीआई ने फ्यू करोड़ ऑफ रुपीस प्रिंट किए हैं, जो कंट्री में 10 टाइम्स 15 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर ना वो उतना पैसा बनता है। तो मल्टीप्लाई के बिना कंट्री में ग्रोथ नहीं हो सकती, इसलिए मनी मल्टीप्लायर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और मनी मल्टीप्लाई होता है बाय गिविंग अ लोन्स, इसलिए लोन्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यस, नाउ तो मनी मल्टीप्लायर का कोर लॉजिक क्या है? कोर लॉजिक है बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और लोन्स देते हैं, और यही प्रोसेस से मनी को मल्टीप्लाई किया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या है मनी मल्टीप्लाई होने का? तो m इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू एम बी। यहां पर m का मतलब है मनी सप्लाई, मनी सप्लाई। स्मॉल m का मतलब है मनी मल्टीप्लायर, मतलब ये टाइम्स को इंडिकेट करता है कि कंट्री में पैसा कितनी बार घूम रहा है। और एमबी का मतलब है मनी बेस, इसको आप हाई पावर्ड मनी कह सकते हो, ओरिजिनल मनी, करेंसी नोट एंड कॉइन या सीबीडीसी, जो कंट्री ने, जो आरबीआई ने प्रिंट किए हैं। बराबर। अब ये फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। मान लीजिए कि आरबीआई ने 10 रुपीज प्रिंट किए हैं, तो ओरिजिनल मनी तो 10 रुपए ही है जो आरबीआई ने प्रिंट किए। अब ये अगर मार्केट में 10 टाइम्स, टी मतलब टाइम्स, हाँ, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो मनी सप्लाई 1000 रुपए हो जाएंगे। ओके। और मनी सप्लाई में दो चीजें आएंगी, एक हार्ड कैश करेंसी और एक बैंक डिपॉजिट्स। बराबर। तो M इज इक्वल टू सी प्लस डी होगा, मतलब ये वाला पार्ट कैश प्लस डिपॉजिट्स। ओके, यस सर, ये समझा। तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, M इज इक्वल टू M इंटू एम बी। 1 रुपया से ज्यादा मल्टीप्लाई रोल प्ले करना इकोनॉमी में, उसे मनी मल्टीप्लायर कहते हैं। और गाइस आरबीआई हमेशा चाहता है, और एक चीज याद रखो, मनी जितनी बार मल्टीप्लाई होगा उतना कंट्री फास्ट डेवलप करेगा। अगर आरबीआई ने 10 रुपीज प्रिंट किए हैं, द 10 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई होता है तो 1000 रुपीज का प्ले करेगा। गवर्नमेंट का ये ड्यूटी है कि अब ये 15 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करवाने की ताकत लगाए, पॉलिसीज ऐसी बनाए कि अब ये 15 बार घूमे, तो 10 रुपीज विल बिकम 1500 रुपीज। और जितनी बार कंट्री में मल्टीप्लाई होगा, याद रखिए वर्ल्ड मार्केट में हमारी डोमेस्टिक करेंसी फॉरेन करेंसी के सामने स्ट्रांग भी होगी। ओके, तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि इस मल्टीप्लाई को बढ़ाए, ना कि एक्स्ट्रा पैसा प्रिंट कर करके कंट्री में डाले। और आपको एक चीज बता दूं, इस मल्टीप्लायर को बढ़ाने के लिए, इस टाइम्स को बढ़ाने के लिए अब गवर्नमेंट सेंट्रल डिजिटल करेंसी ले आई है। अब बैंक, और ये जितना ज्यादा पैसा बैंक में होगा उतना ज्यादा मल्टीप्लाई होगा, जितना पैसा लोग घरों में रखेंगे उतना कम मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि आपकी तिजोरी में रखा हुआ पैसा जितना है उतना ही रह जाता है। इसलिए तो गवर्नमेंट हमेशा पब्लिक को एंकरेज करती है कि प्लीज डोंट कीप मनी एट योर होम, बैंक में पैसा रखो। बराबर, ताकि मनी मल्टीप्लाई होता रहे, और तुमको जब जरूरत है पैसे निकाल लो। और अब तो पैसे क्यों निकालने हैं, जीपे करो ना। जीपे से खाली एसएमएस एसएमएस खेल रहे हो, रियल मनी तो किसी के पास नहीं है। होप यू अंडरस्टूड द इक्वेशन। यस सर, वी अंडरस्टूड। बराबर। नाउ थर्ड पॉइंट समझा इक्वेशन। फोर्थ पॉइंट, नाउ फोर्थ पॉइंट अजम्पशन। अब यहां पर कुछ अजम्पशंस लेंगे, इस अजम्पशंस के बिना आपके दिमाग में कुछ हिच रह सकता है। बैंक नेवर होल्ड एक्सेस रिजर्व्स। ठीक है, आप ऐसे मान लीजिए, ये प्रैक्टिकल नहीं है, बैंक को भी कुछ पैसे रिजर्व रखने पड़ते हैं, वो 100% पैसा लोन नहीं दे सकते। ठीक है, बट यहां पर हम अज्यूम करेंगे कि अगर बैंक के पास डिपॉजिट 100 रुपीज आए हैं, तो पूरा का पूरा उसे लोन दे रहे हैं 100 रुपीज का। ये अजम्पशन है, ये फैक्ट नहीं है, इससे तो अजम्पशन है। इंडिविजुअल नेवर होल्ड करेंसी, दूसरा अजम्पशन जो अगेन फैक्ट नहीं है, कि सारा का सारा जितना आरबीआई ने ओरिजिनल मनी प्रिंट किया है एमबी, वो सीधा का सीधा पूरा का पूरा आरबीआई ने जो 100 रुपीज डिपॉजिट किया बैंक के अंदर ही है। हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। अगर आरबीआई ने फॉर एग्जांपल 100 रुपीज प्रिंट किए हैं, तो कुछ पैसा हम घर पे रखते हैं 20-30 रुपीज, और बाकी का 70 रुपीज बैंक में होता है। फैक्ट तो ये है, लेकिन इस थ्योरी को अजम्पशन एक्सप्लेन करने के लिए एक्यूरेटली इंडिविजुअल नेवर होल्ड करेंसी अजम्पशन भी ले रहे हैं। फाइन। अब इतने पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए अब एक्सप्लेनेशन देख लो। गाइस गाइस गाइस,
नाउ एक्सप्लेनेशन सिंपल है, कमर्शियल बैंक आर एबल टू मल्टीप्लाई मनी। यस, मनी मल्टीप्लायर सिर्फ बैंक कर सकती है बाय एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड गिविंग लोन्स। बैंक आर द क्रिएटर ऑफ क्रेडिट मनी, ऑलरेडी बता चुका हूं। सेंट्रल बैंक और आरबीआई इज द क्रिएटर ऑफ हाई पावर्ड मनी एंड बैंक इज द क्रिएटर ऑफ क्रेडिट मनी, और दोनों को मिला लो तब बनती है टोटल मनी सप्लाई, विच प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मल्टीप्लाइंग द मनी सप्लाई। अब मैंने एक एग्जांपल भी लिखा है, फॉर इंस्टेंस इफ सेंट्रल बैंक इंजेक्ट 100 करोड़ इन द कंट्री, अगर सेंट्रल बैंक ने, आरबीआई ने 100 करोड़ का पैसा प्रिंट किया है, एंड इफ इट लीड्स टू एन इंक्रीमेंट ऑफ 500 करोड़, और अगर ये पैसा 500 करोड़ बन जाता है, तो 100 करोड़ जब भी आरबीआई प्रिंट करती है वो 500 करोड़ में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि आपकी कंट्री में 100 करोड़ रुपए 500 करोड़ बनते हैं, मतलब मल्टीप्लाई 5 टाइम्स हो रहा है। तो मनी मल्टीप्लायर इज सेड टू बी अ 5 टाइम्स। ओ ना, अब गवर्नमेंट का डिमांड है कि ये 5 टाइम्स से 7 टाइम्स बने, 8 टाइम्स बने, और ये तभी हो सकता है जब पब्लिकों को बैंक की आदत लगे, पब्लिक डिजिटल मनी यूज करे, पब्लिक अब जीपे वगैरह यूज करे, वो कैश यूज ना करे। इसलिए तो गवर्नमेंट डिजिटल इंडिया मूवमेंट लेकर आया है। ओके सर, वी अंडरस्टूड, होप यू अंडरस्टूड। तो अब आपको मनी मल्टीप्लायर समझ गया होगा, मनी को मल्टीप्लाई करना, राइट? यस सर, ये फॉर्मूला समझा, m इज इक्वल टू m इंटू एम बी। यस, अब आ जाओ फैक्टर्स अफेक्टिंग मनी मल्टीप्लाइज। ऐसे क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से मनी सप्लाई को कम भी किया जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है? तो सबसे पहला है हाई पावर्ड मनी स्टॉक। ऑफ कोर्स, हाई पावर्ड मनी स्टॉक का मनी मल्टीप्लायर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। मैं मनी मल्टीप्लायर को एमएम लिख रहा हूं, मतलब जितना हाई पावर्ड मनी ओरिजिनल करेंसी आरबीआई प्रिंट करेगी, मनी मल्टीप्लाई उतना बढ़ेगा। ऑफ कोर्स, 100 रुपीज अगर प्रिंट किए हैं, अगर वो 5 टाइम्स घूमता है तो 500 रुपीज बनेंगे। अगर 200 रुपीज प्रिंट किए हैं, मैं अगर टाइम्स को कांस्टेंट रखूं तो भी वो 1000 हो जाएंगे। तो मनी डबल, मल्टीप्लाई भी डबल, राइट? यस, तो ज्यादा मनी बेस, ज्यादा लेंडिंग, हायर मल्टीप्लायर, सिंपल लॉजिक है। रिजर्व टू डिपॉजिट रेशो, गाइस गाइस गाइस, आपको एक चीज बता दूं ना, कोई भी कमर्शियल बैंक पूरा का पूरा डिपॉजिट का पैसा लोन नहीं दे सकती, उनको कुछ रिजर्व्स रखने पड़ते हैं, सीआरआर, एसएलआर। अब जितना ज्यादा वो रिजर्व रखेंगे उतना मार्केट में वो कम लोन दे पाएंगे और कम मल्टीप्लायर होगा। तो रिजर्व्स टू डिपॉजिट रेशो में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, मतलब सीआरआर और एसएलआर अगर हाई होंगे तो मनी मल्टीप्लायर कम होगा। हाई रेशो reduces the money multiplier by limiting bank lending. यस, बराबर सर, लेकिन इसे रिजर्व टू डिपॉजिट रेशो क्यों कहते हैं? क्योंकि सीआरआर और एसएलआर ये परसेंटेज बेसिस होते हैं, जो डिपॉजिट का कुछ परसेंट उनको आरबीआई के पास रखना पड़ता है। तो अगर ये पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट हो जाता है ना, तो मार्केट में पैसा आता ही नहीं है, और जब तक मार्केट में पैसा नहीं आएगा मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। ओके, नाउ करेंसी टू डिपॉजिट रेशो, गाइस ये पब्लिक हैबिट पे डिपेंड है। पब्लिक पैसा डिपॉजिट ज्यादा करती है कि करेंसी ज्यादा हाथ में रखती है? अगर करेंसी टू डिपॉजिट रेशो, सीडीआर कहते हैं, अगर सीडीआर करेंसी टू डिपॉजिट रेशो कम है, ठीक है, लेस सीडीआर का क्या मतलब होता है पहले ये समझ लो। नाउ लेस सीडीआर का मतलब है लोग पैसा ज्यादा रखना पसंद करते हैं। नाउ तो देखो, करेंसी टू डिपॉजिट रेशो, अगर लोगों की आदत बैंकिंग हैबिट कम है, मतलब लोग घरों में पैसा ज्यादा रखते हैं, तो मनी मल्टीप्लायर कम होगा। तो इनवर्स रिलेशनशिप, तो करेंसी टू डिपॉजिट रेशो डिपेंड्स ऑन बैंकिंग हैबिट्स ऑफ द पीपल। High CDR means people prefer to keep money more cash. High CDR, CDR अगर हाई है मतलब पब्लिक को कैश रखना पसंद है, बैंकों में वो पैसा कम रखते हैं, तो मनी मल्टीप्लायर कम होगा। मतलब कंट्री अंडर डेवलप्ड है, पुअर है, लोग बैंकों पे भरोसा नहीं करते, इसलिए वो घर में पैसा रखते हैं, तो मनी मल्टीप्लाई कम होगा, डेवलपमेंट स्लो हो जाएगी। अगर सीडीआर लेस है, कैश टू डिपॉजिट रेशियो अगर लेस है, मतलब लोगों को बैंकों में पैसा रखना ज्यादा होता है, घर में सिर्फ जरूरत जितना पैसा रखते हैं, तो बैंकों के पास पैसा ज्यादा अवेलेबल होगा, मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा। क्योंकि मनी को मल्टीप्लाई करने की ताकत सिर्फ बैंक के पास है, तो बैंक के पास पैसा रहना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यस। आज की तारीख में इंडिया ग्रो कर रहा है क्योंकि अब हम घर पे पैसा कम रखते हैं, हमारा मेजर पैसा घर वालों का बैंकों में पड़ा है, मार्केट में पड़ा है। एम आई करेक्ट? यस सर। टाइम डिपॉजिट टू डिमांड रेशियो, TDR. Now, what is this TDR? टाइम डिपॉजिट मतलब एफडी। कंट्री में ज्यादा एफडीज है,
कि डिमांड, नाउ इसमें हम एफडी और डिमांड डिपॉजिट का रेशो बना रहे हैं। एफडी की अपॉन डिमांड डिपॉजिट इज कॉल्ड टाइम डिपॉजिट अपॉन टू डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट रेशो, बराबर। नाउ डिमांड डिपॉजिट रेशो, एफडी का मतलब होता है एक बार आपने बैंक को पैसा दे दिया, अब आप 2-3 साल के लिए उनसे पैसा नहीं मांगेंगे, राइट। तो टीडीआर का मनी मल्टीप्लायर से डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जितना ज्यादा लोग एफडी करेंगे उतना ज्यादा टाइम के लिए बैंक के पास पैसा पड़ा होगा, हाई। अगर पैसा टाइम डिपॉजिट में कम है, एफडी कम करते हैं, डिमांड डिपॉजिट में ज्यादा पैसा है, तो लोग कभी भी एटीएम में जाकर पैसे निकाल लेते हैं। डिमांड डिपॉजिट मतलब तुम्हारे डिमांड पे हम पैसा निकाल लेंगे, तो बैंकों को वो पैसा अपने पास अवेलेबल रखना पड़ता है, लोन कम देते हैं, क्योंकि आप कभी भी अपना पैसा डिमांड कर सकते हो, इससे मनी मल्टीप्लायर कम हो जाता है। तो टीडीआर डिपेंड्स ऑन द सेविंग हैबिट्स ऑफ द पीपल, सीडीआर डिपेंड्स ऑन बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल, टीडीआर डिपेंड्स ऑन द सेविंग हैबिट्स ऑफ द पीपल, right? High TDR means people prefer to keep more fixed deposits when increased money multiplier and vice versa. Then government expenditure, guys, government expenditure का मनी मल्टीप्लायर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। गवर्नमेंट जितना ज्यादा पैसा खर्चा करेगा उतना मनी मल्टीप्लाई ज्यादा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट जब खर्चा करता है तो मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाती है, राइट, और मनी मल्टीप्लाई ज्यादा होगी, राइट। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंजेक्ट्स लिक्विडिटी इनटू द मार्केट, और जब पैसा लिक्विडिटी के फॉर्म में आता है तो बैंकों में पैसा जाता है और मल्टीप्लायर बढ़ता है। तो दीज आर द 5 मेन फैक्टर्स जिसके ऊपर मल्टीप्लायर कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। आपको समझ आया? यस। नाउ तो अब देखो एक छोटा सा फॉर्मूला, कभी कभी आपको एग्जाम में फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं। नाउ ये फॉर्मूला मनी मल्टीप्लायर से डिराइव हुआ है, m इज इक्वल टू m इंटू बी। आपको एग्जाम में टाइम्स पूछा जा सकता है कि कितने टाइम में पैसा मल्टीप्लाई होता है, तो वो आपको हाई पावर्ड मनी देंगे 100 करोड़ प्रिंटेड बाय आरबीआई, और मनी मल्टीप्लाई करने के लिए 500 करोड़ भी देंगे। आपसे टाइम पूछा जाएगा तो आप फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो m इज इक्वल टू m अपॉन एम बी, मतलब 500 करोड़ अपॉन 100 करोड़, तो आपको 5 टाइम्स आ जाएगा। ओ, टाइम्स निकालने का एक और तरीका है, m इज इक्वल टू 1 अपॉन आर। आर मतलब रिजर्व रेशो। नाउ रिजर्व रेशो मतलब सीआरआर एसएलआर। तो रिजर्व टू डिपॉजिट रेशो, करेंसी टू डिपॉजिट रेशो एंड एक्सेस डिपॉजिट रेशो। गाइस 1 अपॉन आर आपको कभी कभी सीआरआर दे देंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 10%, तो आप सीधा सीआरआर 10% है रिजर्व रेशो, तो आप 1 अपॉन 10% करना तो भी आपको 10 टाइम्स आ जाएगा। यस सर, वी अंडरस्टूड। होप आपको ये चीज समझ आई, ऑल ऑफ यू, पक्का ये चीज समझा? क्या बात है। नाउ m इज इक्वल टू 1 अपॉन सी अपॉन आर प्लस ई प्लस सी। अब रिजर्व आर, एक और फॉर्मूला है, वेन वन अपॉन कैश रिजर्व अपॉन आर प्लस ई प्लस सी। अगर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला आ जाए तो आप ये फॉर्मूला भी यूज करके टाइम्स निकाल सकते हो। ओके, नाउ नोट टू, वी नीड टू कीप इन माइंड मनी क्रिएशन इज नॉट द सेम एज वेल्थ क्रिएशन। यस, मनी क्रिएशन में मनी मल्टीप्लाई होता है, इसका मतलब वेल्थ क्रिएट हो रहा है, ये जरूरी नहीं है। मनी क्रिएशन एंड वेल्थ क्रिएशन इज नॉट सेम, ये मैंने आपको नोट दे दिया है, एमसीक्यूज में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डिपॉजिट मल्टीप्लायर एंड मनी मल्टीप्लायर आर क्लोजली रिलेटेड बट नॉट सो मच आइडेंटिकल। नाउ मनी मल्टीप्लायर में कैश भी आता है, डिपॉजिट मल्टीप्लायर में सिर्फ डिपॉजिट्स आते हैं, तो ये दोनों सिमिलर हैं, बहुत ही क्लोज हैं, लेकिन थोड़े से अलग हैं। फाइन, तो फ्रेंड्स ये था चैप्टर यूनिट 2। तो गाइस फाइनल कंक्लूजन ये है, मनी सप्लाई का कंट्रोल सिर्फ आरबीआई के हाथ में है, सॉरी सिर्फ आरबीआई के हाथ में नहीं होता, ये आरबीआई, बैंक और पब्लिक के बिहेवियर का कंबाइंड इफेक्ट होता है। एम आई करेक्ट? तो बस दोस्तों, ये था आज का क्विक रिवीजन, सिंपल वर्ड्स क्लियर कंसेप्ट, अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर सब कुछ समझ गया हो तो गाइस यस सर बोल दो, और एक बार और रिवाइज कर लो ताकि एग्जाम में गलती की कोई जगह ना रहे। याद रखो, स्मार्ट स्टडी ही बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है, रेगुलर रिवीजन से ही आपका कॉन्फिडेंस डबल होता है। और हाँ, अपने फ्रेंड्स को भी बोलो ये नोट्स लो, एग्जाम के लिए लाइफ सेवर है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, और मिलते हैं
नेक्स्ट रैपिड फायर रिवीजन के साथ।